इन हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं SUD लाइफ, प्रोटेक्टिंग फैमिली एंड एनरिचिंग लाइव्स। ऐसे ही टोटल कमिटमेंट के साथ अपने प्रीमियम्स भरते रहें, क्योंकि गेम ऑफ लाइफ में जीत जरूरी है। प्रोटेक्टिंग फैमिलीज, एनरिचिंग लाइव्स। मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव 2025 की सीएम योगी ने की शुरुआत। सीएम बोले, ब्रजभूमि भारत के सनातन धर्म की अगाध श्रद्धा की भूमि। 8 मार्च को गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अलग अलग कंपनियों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सुरक्षा व्यवस्था में जुटी पुलिस प्रशासन। यूपी के शाहजहांपुर में आयोजित हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कार्यक्रम में की शिरकत। 400 जोड़े हुए एक दूजे की। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण काम हुआ शुरू। आधुनिक हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा पुलिस चौकी। संभल में देव मुक्ति आंदोलन टीम पहुंची हरिहर विष्णु मंदिर। हवन करने पहुंची टीम को पुलिस प्रशासन ने रोका। मथुरा के बरसाना में लाडली जी महाराज मंदिर में खेली गई लड्डू मार होली। देश और विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। और त्योहारों को लेकर लखनऊ पुलिस हुई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त हुई तेज। बाजारों, धार्मिक स्थलों पर पुलिस की रहेगी विशेष नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी जादौन। सीएम योगी 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कर 200 लोगों की समस्याएं भी सुनी। साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद सीएम योगी मथुरा पहुंचे, जहां बरसाना में रंगोत्सव 2025 की शुरुआत की और ब्रजभूमि की महिमा का गुणगान भी किया। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन का आयोजन किया। यहां 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की पीड़ा का निवारण सरकार की प्राथमिकता है। महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोविंद वल्लभ पंत को याद किया। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और महान राजनेता बताया। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि गोविंद वल्लभ उत्तर प्रदेश के विकास में अहम योगदान देने वाले मुख्यमंत्री रहे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक उत्कृष्ट अधिवक्ता के साथ ही राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में प्रदेश और देशवासी उनका स्मरण करते हैं। भारत के संविधान सभा के वे माननीय सदस्य थे। देश की आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। 1954 तक
पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके उपरांत वे देश के गृह मंत्री बने। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को जाता है। उनकी सेवाओं के लिए 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया गया था। गोरखपुर के बाद सीएम योगी मथुरा पहुंचे, जहां मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव की शुरुआत की। सीएम योगी ने राधा रानी के चरणों में नमन कर लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि ब्रजभूमि सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है। बरसाना में राधा रानी के महल में जाकर के उनके श्री चरणों में माथा टेकने का काम किया है। पांच 5000 वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ ओतप्रोत करने वाली हमारी ये ब्रजभूमि, जिसके रज रज में, जिसके कण कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन, हमारे कृष्ण कन्हैया के दर्शन पूरा देशवासी, हर सनातन धर्मावलंबी करता है, उससे अभिभूत होता है। लोक मंगल की कामना के साथ कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ा पाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार इस धरा पर आने का, नमन करने का अवसर प्राप्त होता रहता है। अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे के दौरान जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय दिखे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पटेल को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। इसके बाद मथुरा जाकर रंगोत्सव की शुरुआत की, साथ ही ब्रजभूमि की महिमा का वर्णन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात एक बड़ी खबर की, जहां 8 मार्च को गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। यानी कि कल गौतम बुद्ध नगर का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। वो कल अलग अलग कंपनियों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर सीएम योगी कल रहने वाले हैं। तो कल सीएम योगी गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर पहुंचकर दरअसल सीएम योगी कई कंपनियां हैं अलग अलग जिनका लोकार्पण करेंगे और कुछ ऐसी हैं जिनकी आधारशिला सीएम को कल रखनी है। उसी को लेकर ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर नोएडा पुलिस लगातार जुटी हुई है तैयारियों में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। तो कल गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। बता रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कई जोड़े जो है वो शादी करते हैं एक साथ। और आज जब ये कार्यक्रम शाहजहांपुर में हुआ तो यहाँ पर 400 जोड़े जो है वो एक दूजे के हुए हैं, यानी कि उन्होंने 7 फेरे लिए हैं।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। ये तस्वीर आपके सामने है शाहजहांपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें 400 जोड़ों ने आज शादी की है, फेरे लिए हैं और इन्हीं को आशीर्वाद दिया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। पैंतालीस जोड़े, ददरौल क्षेत्र के 32 जोड़े और भावलखेड़ा क्षेत्र के 174 जोड़े, कुल 453 इस प्रकार से शाहजहांपुर, ददरौल और भावलखेड़ा के हिंदू जोड़ों की संख्या है। जहां तक अल्पसंख्यक लोगों का सवाल है, 68 जोड़े हैं नगर निगम के, ददरौल के हैं 14 जोड़े अल्पसंख्यक, ये 82 जोड़े ददरौल और नगर निगम मिलाकर हैं अल्पसंख्यक समुदाय के। इस प्रकार कुल 535 जोड़ों को आज यहां पर सामूहिक विवाह योजना में अपना इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला और बहुत ही संजीदगी के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, 1,05,000 लोगों को अभी तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दाम्पत्य सूत्र बंधन में बांधा जा चुका है। अब खबर लखनऊ से है, जहां गोकुल और नंद बाबा पुरस्कार 2023-24 का आयोजन हुआ। मंत्री धर्मपाल सिंह ने 63 गोकुल और 44 नंद बाबा पुरस्कार वितरित किए। प्रथम विजेता को 2 लाख रुपए तक की धनराशि भी मिली है। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। लखनऊ में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने गोकुल और नंद बाबा पुरस्कार 2023-24 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दुग्ध विकास और पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पशुपालन से संबंधित कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान गोकुल पुरस्कार के 63 और नंद बाबा पुरस्कार के 44 लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पुरस्कार की धनराशि क्या थी। प्रदेश स्तर पर पहला पुरस्कार की धनराशि 2 लाख रुपए है। प्रतिष्ठित स्तर पर दूसरे पुरस्कार की धनराशि 1.5 लाख रुपए है। वहीं जिला स्तरीय विजेताओं को धनराशि 51,000 रुपए है। विकास खंड स्तर पर 5100 रुपए की धनराशि है। दुग्ध विकास और पशुधन के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक और विशेष सचिव के साथ कई लोग भी मौजूद रहे। गोकुल और नंद बाबा पुरस्कार से दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन मिला। सरकार डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। पुरस्कार से किसानों को आर्थिक सहायता भी मिली है, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और वे कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हमला बोलते हुए कहा कि महाकुंभ की एक सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि कई सक्सेस स्टोरी हैं। समाजवादी पार्टी किस किस से सवाल पूछेगी। सीएम योगी ने महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराया है, समाज की आर्थिक गतिविधि को मजबूत करने का काम किया है। ये प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है और उन्होंने सपा पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ उसमें एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ऐसी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज हैं। तो समाजवादी पार्टी किस किस से सवाल पूछेगी? अगर देश का, प्रदेश का, समाज का सामान्य जन अगर वो आगे बढ़ रहा है तो इस पे समाजवादी पार्टी को इससे भी परेशानी है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ उसको सकुशलता से के साथ संपन्न कराते हुए समाज की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने का काम किया, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज के भाईचारे को और मजबूत बनाने का काम किया। तो ये तमाम जो सकारात्मक काम हुए, इससे समाजवादी पार्टी परेशान है। समाजवादी पार्टी के सवाल पूछने का केवल और केवल मतलब ये है कि किस तरीके से समाज को, उत्तर प्रदेश को बदल, ये वो भाजपा को या योगी सरकार को नहीं बदनाम करना चाहती समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को बदनाम करना चाहती है, जो बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि इसी समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश के साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया ये हम सब जानते हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हाथ में गिरवी रखने का काम किया, थानों के को अपराधियों के हाथ में सुपुर्द करने का काम किया। इसी समाजवादी पार्टी ने, ये प्रदेश की जनता नहीं भूली है। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए ईमानदारी और तत्परता से काम कर रही है। यही बात समाजवादी पार्टी को परेशान कर रही है। और वहीं दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने की मांग के बीच बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने सरकारी आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस कदम को सराहा है। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। दिल्ली में कई सड़कों के नाम बदलने की मांग लंबे समय से हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसदों ने अपने सरकारी आवास के नाम बदले। सांसद दिनेश शर्मा ने अपने सरकारी आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपने आवास के बाहर विवेकानंद मार्ग लिखवाया। पहली बात, लगवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहां के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहां गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान थे, जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहां के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम न रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का। इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस कदम की सराहना की। डिप्टी सीएम ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक सनकी शासक था, ऐसे नामों को बदलना सही फैसला है। स्वामी विवेकानंद का नाम भारत की पहचान से जुड़ा है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे। और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारत संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अच्छा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति भी मोहम्मद बिन तुगलक जैसी ही है। देखिए, अखिलेश यादव जी भी मोहम्मद तुगलक से कम नहीं। उनसे पूछिए कि निषाद समाज की बेटी फूलन देवी पर उनका क्या स्टैंड है। ये दो मुही राजनीति नहीं चलेगी, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। वोट पॉलिटिक्स करते हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इस प्रकार की बातें जनता समझती है, देखती है और समय आने पर इसका समाजवादी पार्टी को जवाब। दिल्ली में ऐतिहासिक स्थलों और मार्गों के नाम बदलने पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने अपने सरकारी आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद का नाम अपनाया। वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में बड़ा खुलासा किया है। 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले आरोपी अनुज कसाना को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने ऑडियो साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने हनी ट्रैप कर रंगदारी मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की अनुज कसाना के रूप में पहचान की गई है, जबकि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इस मामले में पीड़िता ने इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता ने अनुज कसाना और सोनू कसाना पर आरोप लगाया था। आरोपियों ने हनी ट्रैप कर पीड़िता के पति को फंसाने की धमकी दी और 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। इस शिकायत पर पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना का खुलासा करने के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। आरोपी अनुज कसाना को पुलिस ने रंगदारी मांगने के ऑडियो साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़िता के पति को रेप के झूठे केस में फंसाने की साजिश कर रहा था। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम पे दिनांक 16 फरवरी को एक वादिया के द्वारा दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए तत्समय ही थाना पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करके सम्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष के परिवार से रुचि गुप्ता जी के द्वारा थाना इंदिरापुरम को ये सूचना दी गई कि इसमें वादी पक्ष तथा वादिया के संपर्क में कुछ लोगों के द्वारा इनसे मुकदमे का भय दिखाकर तथा मुकदमे में सुलह समझौते करने को लेकर और धमकी देकर के लगभग 2 करोड़ रुपयों की मांग की जा रही है। इस सूचना पे तत्काल ही थाना इंदिरापुरम पे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसकी जांच शुरू कर दी गई। इसमें जांच के क्रम में इन चीजों की पुष्टि हुई है कि इसमें 2 व्यक्ति हैं, अनुज कसाना तथा सोनू कसाना। इनके द्वारा प्रतिवादी पक्ष के जो रुचि गुप्ता हैं उनके बेटे तथा भतीजे को अपने घर पे बुला करके इनसे मुकदमे का भय दिखाया गया, इनको झूठा फंसाने की धमकी दी गई तथा मुकदमे में सुलह समझौते करने को लेकर धमकी देते हुए लगभग 2 करोड़ रुपयों की मांग की गई, जिसके संबंध में ऑडियो साक्ष्य भी उपलब्ध है। गाजियाबाद पुलिस ने हनी ट्रैप कर रंगदारी मांगने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। आरोपी अनुज कसाना गिरफ्तार हो चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं आगामी त्योहार रमजान, होली और रामनवमी को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही है। पैदल गश्त बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील भी की है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में प्रशासन ने रमजान और होली के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अयोध्या पुलिस सक्रिय हो गई है। जिले भर में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ जब चल रहा था तो उसमें अयोध्या में भी दर्शनार्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जिसको मैनेज करने के लिए आईजी साहब, एसएसपी साहब और प्रशासनिक पूरे अमला और सुरक्षा के जितने सुरक्षाकर्मी थे, एसएसएफ के, पीएससी के, सीआरपी के सभी जवान और सभी अधिकारी लगातार लगे रहे। जैसे महाकुंभ की समाप्ति हुई उसके बाद यहाँ दर्शनार्थियों की संख्या कम हुई है, लेकिन हमारे सामने जो आने वाली चुनौती है, होली का त्यौहार है, साथ ही साथ रामनवमी का पर्व अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ रहा है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने जो अभी महाकुंभ के दौरान जो कमियां देखी थी
जो जो और व्यवस्थाएं हम कर सकते थे, पानी की व्यवस्था करना, शेड की व्यवस्था करना, गर्मी का सीजन चल रहा है उसको लेकर के, सुरक्षा में या बैरिकेटिंग में जो परिवर्तन करना था उन सब को लेकर के हम लोग प्रतिदिन निरंतर परिसर का और परिसर के बाहर भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि आने वाला जो होली का त्यौहार है, जो चैत्र रामनवमी का पर्व है, उसमें किसी प्रकार की न तो सुरक्षा संबंधी कोई चूक होने पाए और न ही दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा होने पाए। होली और रामनवमी के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में पुलिस का पैदल गश्त भी जारी है। प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से सभी प्रवेश मार्गों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी निगरानी की जा रही है। हम लोग चेकिंग करते हुए परिसर के बाहर जो मकान है, जो घर हैं, उन घरों को लगातार चेक करते रहते हैं। हमारे जो सादे में यूनिट लगी रहती है उसमें कितने मेंबर रह रहे हैं, कोई नया मेंबर तो नहीं आ रहा है, उसको देख करके और उन सब से निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति आता है, कहीं कोई संदिग्ध वाहन दिखाई देता है, संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसके बारे में तत्काल पुलिस को सूचना करें। इसलिए हम लोग निरंतर उनसे संवाद भी बनाए रखते हैं और उनको हिदायत भी देते रहते हैं। रमजान, होली और रामनवमी के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।